नमस्कार। प्राचीन भारत के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज कोई बोरिंग इतिहास की किताब नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक जासूसी कहानी की गहराई में उतरा जाएगा जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाया। चलिए, तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले जिन राजाओं ने इस जमीन पर राज किया, उनके नाम हमें आखिर पता कैसे चले। प्राचीन भारत के इतिहास को फिर से जोड़ना एक बहुत बड़ी पजल यानी पहेली को सुलझाने जैसा था, और यही सवाल उस पहेली का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। और इसका जवाब छिपा था पत्थरों पर उकेरे गए निशानों में। 1830 के दशक तक ये लिपियां किसी के लिए भी एक अनसुलझा रहस्य थीं। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को डीकोड कर लिया। इन अभिलेखों में उन्हें एक नाम बार बार मिला, पियदस्सी, जिसका मतलब था मनोहर मुखाकृति वाला राजा। बस इसी एक सुराग ने प्राचीन इतिहास के दरवाजे खोल दिए। तो आज के सफर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। प्राचीन लिपियों को डिकोड करने से लेकर आरंभिक राज्यों का उदय, मगध का सुपर पावर बनना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और आखिर में इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, प्राचीन लिपियों को समझना और उनके कोड को क्रैक करना। देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे एक पूरी साइंस काम कर रही थी, जिसे अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। ये पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतहों पर उकेरे गए लेखों का अध्ययन है। ये सिर्फ पुराने पत्थर नहीं हैं, ये अतीत के परमानेंट रिकॉर्ड हैं। इनमें प्राचीन लोगों की उपलब्धियां, उनके काम और उनके द्वारा दिए गए दान का पूरा ब्यौरा दर्ज होता था। अब जरा सोचिए, सदियों के दौरान अक्षरों की बनावट कैसे बदलती है। जैसे क अक्षर को ही ले लीजिए। अक्षरों के आकार में आने वाले इस बदलाव को ट्रैक करने वाली टेक्निक को पेलियोग्राफी कहते हैं। इसी के सहारे इतिहासकार इन अभिलेखों का सटीक समय तय कर पाएं और उन्हें पढ़ सकें। अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की तरफ। ये दौर था महाजनपदों का, जो आरंभिक भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आगे बढ़ने से पहले जनपद शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्राकृत और संस्कृत दोनों में इसका सीधा सा अर्थ है वो जमीन जहां कोई कबीला, लोग या जनजाति अपना पांव टिकाते हैं या बस जाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे घुमंतू कबीलों ने एक जगह रुककर अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। बौद्ध और जैन धर्म के शुरुआती ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र है। इनमें से कुछ बहुत ही प्रमुख थे: वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। इनमें से ज्यादातर पर राजाओं का शासन होता था। लेकिन मजे की बात यह है कि गण और संघ के नाम से मशहूर कुछ राज्यों में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि लोगों के एक समूह के हाथ में होती थी। ये एक प्रकार की ओलिगार्की थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से आते थे। इन सब में से एक राज्य ऐसा उभरा जिसने बाकी सबको मीलों पीछे छोड़ दिया। तो हमारा तीसरा पड़ाव है मगध, एक रणनीतिक महाशक्ति। मगध यानी आज का बिहार आखिर सुपर पावर कैसे बना? इसका एक एकदम अचूक रणनीतिक फॉर्मूला था। पहली बात, यहां खेती की उपज बहुत जबरदस्त थी। दूसरी, पास ही आधुनिक झारखंड में लोहे की खदानें थीं, जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे। तीसरी, जंगलों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए गेम चेंजर बन गए। और चौथी बात, गंगा और उसकी सहायक नदियों से ट्रांसपोर्ट बेहद सस्ता और आसान हो गया। इन सब ने मिलकर मगध को अजेय बना दिया। ये जो किलेबंद दीवारें हैं, ये राजगीर की हैं और मगध की ताकत का साक्षात प्रमाण हैं। ये मगध की शुरुआती राजधानी राजगाह की तस्वीर है, जिसका प्राकृत में मतलब ही है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर एकदम सुरक्षित था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। मगध की इसी बढ़ती ताकत ने एक नए युग को जन्म दिया। ये हमारा चौथा हिस्सा है, मौर्य साम्राज्य और एक पूरे उपमहाद्वीप का एकीकरण। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। और जब बात मौर्य साम्राज्य की हो तो महान अशोक का जिक्र तो आना ही है। कलिंग जीतने के बाद उनका नजरिया ही बदल गया। उनकी महान विरासत का एक प्रमुख प्रतीक ये सिंह शीर्ष है। उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि शानदार पॉलिश किए गए स्तंभों पर उकेरे गए अपने संदेशों से छोड़ी।
उस दौर के ज्यादातर राजा अपनी शान में बड़ी बड़ी उपाधियां और तारीफें लिखवाते थे, लेकिन अशोक, उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने धम्म के बहुत ही सिंपल और विनम्र संदेशों को चुना। बड़ों की इज्जत करना, सन्यासियों के प्रति उदारता, दासों से अच्छा बर्ताव और दूसरे धर्मों का आदर। एक शासक के रूप में ये उनका एकदम अलग और जमीन से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण था। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन आखिर कैसे चलाया जाता था? अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर ओडिशा के तटों तक राज करना कोई मजाक तो था नहीं। सत्ता को डिसेंट्रलाइज किया गया था। कुल 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। इतने बड़े साम्राज्य के लिए शक्ति का यह बंटवारा बेहद जरूरी था। इस मैप पर अशोक के अभिलेखों का फैलाव देखिए। इन प्रांतीय केंद्रों को बहुत स्मार्टली चुना गया था। तक्षशिला और उज्जैनी बड़े लंबी दूरी के ट्रेड रूट्स पर थे, और सुवर्णगिरी, जिसका मतलब ही है सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने की खदानों के पास था। ये स्पष्ट रूप से एक मास्टर स्ट्रोक था। और इस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए थी एक बेहतरीन मिलिट्री। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा है कि सैन्य गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थीं। नौसेना, यातायात, पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथियों का संचालन, सब कुछ सेट था। सैनिकों का खाना, जानवरों का चारा, सब यही समितियां मैनेज करती थीं ताकि साम्राज्य सुरक्षित रहे। और पता है, ये महज बीता हुआ कल नहीं है। 20वीं सदी में जब राष्ट्रवादी नेता देश के लिए लड़ रहे थे, तब अशोक उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बने। एक ऐसा शासक जो बेहद ताकतवर होने के बावजूद इतना विनम्र था। उनके संदेशों ने आधुनिक भारत के निर्माताओं को गहराई से प्रेरित किया। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैले इतने विशाल और विविध साम्राज्य में हर जगह सच में एक ही जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम कर सकता था? आधुनिक इतिहासकारों को लगता है कि ऐसा संभव नहीं था। राजधानी और उसके आसपास कंट्रोल ज़्यादा मजबूत रहा होगा। इसका मतलब है कि ये प्राचीन व्यवस्थाएं हमारी सोच से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थीं। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस आखिरी सवाल पर विचार ज़रूर कीजिएगा।